हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 25th मई। चलिए देखते हैं आज क्या था। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी अच्छी रूलिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, दे आर रियली स्केर्ड, अनएम्प्लॉयड एंड हंग्री, और वो अपने घर जाना चाहते हैं तो वो जाना चाहिए उनको, और वो जा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर चलता है कि ये शहर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, उनसे बीमारी बन रही है, लोग बीमार होंगे, और जो वो जहाँ पे अपने घर जा रहे हैं तो वहाँ पे भी बीमारी उनकी वजह से पहुँच रही है। तो उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। जो आदमी डर गया है, अनएम्प्लॉयड है और हंग्री है, उस वो क्या करे? वो अपने घर नहीं जाएगा तो क्या करे? तो उन्होंने कहा है कि ये ड्यूटी बनती है गवर्नमेंट की कि उनको ड्राई राशंस प्रोवाइड किया जाए, कुक्ड फूड प्रोवाइड किया जाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराई जाए, ताकि वो अपने विलेजेस में जा सकें। क्योंकि दे आर स्केर्ड, दे आर अनएम्प्लॉयड एंड दे आर हंग्री। और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पिछली बार नेशनल लॉकडाउन था या इस बार मिनी लॉकडाउन से बाय द स्टेट्स। उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको बस ये पता है कि हम डर गए हैं, हम अनएम्प्लॉयड हैं, हम भूखे मरेंगे, और इसलिए वो जाना चाहते हैं। उसमें फिर गवर्नमेंट ने क्या सबमिट किया कि हम बता सकते हैं कि गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने उसके लिए कंट्रोल रूम्स खोल दिए हैं। देखिए क्या होता है कि जब आप आंसर लिखते हैं ना, यू हैव टू राइट प्रॉज, यू हैव टू राइट कॉन्स। आपको जुडिशरी की बात भी रखनी है, आपको फिर गवर्नमेंट की बात भी रखनी है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है, फिर आप लिखेंगे कि उन्होंने कहा है कि वो हमने कंट्रोल रूम्स खोल दिए हैं। बट ये स्टेट्स के ऊपर है, उन्होंने ज़्यादा अपना जिम्मा जो है स्टेट्स के ऊपर डाल दिया है कि वो कुक फूड प्रोवाइड करें माइग्रेंट वर्कर्स के। बट उसके ऊपर भी जस्टिस ने कहा है कि देखिए, आपने जो पीपल को, लोगों को कवर किया है अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उनको उनको कवर किया है जो आपने पीपल विद राशन कार्ड्स हैं। और अनऑर्गेनाइज्ड लेबरर्स जो हैं उन पे आप, और जो एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे हैं, उनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि उनके पास राशन कार्ड्स हों। तो उसके लिए भी आपको एक सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। ये पॉइंट अगर आप लिखेंगे ना, तो अभी हम एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसमें राइट टू फूड कैंपेन वालों ने बोला है कि एक्सपोर्ट्स इतनी बढ़ गई है फूड ग्रेन्स की। वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जो आप ये लिखने लगे, तो लिखने के बाद थोड़ी सी स्पेस छोड़ दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद एक लक्षद्वीप का पूरा आया हुआ था, उसमें देखिए आपको थोड़ी सी चीज़ें देखनी होंगी। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, जब आप पढ़ते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लक्षद्वीप, तो आपको देखना चाहिए कि जैसे हम दिल्ली की बात करते हैं या पुडुचेरी की बात करते हैं, तो हम लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करते हैं। वहाँ की बात कर रहे हैं तो वो पुडुचेरी की बात कर, एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि एडमिनिस्ट्रेटर भी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है? तो याद रखिएगा, इंडिया में 5 यूटीज़ जो हैं, दिल्ली, पुडुचेरी, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर एंड अंडमान एंड निकोबार, दीज आर गवर्न बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। ऐसा नहीं है कि जिस यूटी में अगर असेंबली है, चीफ मिनिस्टर है, सिर्फ वहीं पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ऐसा नहीं है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा भी 3 स्टेट्स ऐसी हैं, जैसे लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर एंड अंडमान एंड निकोबार, जिसको जो गवर्न करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं। रेस्ट ऑफ द 3 यूटीज, आप सोचेंगे 3 कैसे है? चंडीगढ़ है, दादर है, दमन एंड दीव है, और लक्षद्वीप है। तो दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव हमने इसमें इकट्ठे रखा है, तो इसलिए मैंने आपको 3 बताया है। दीज आर गवर्न बाय द एडमिनिस्ट्रेटर। अब कौन डिसाइड करता है कि इसको एडमिनिस्ट्रेटर बोलना है या इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलना है? इट इज़ अप टू द प्रेसिडेंट, ठीक है? उनको वो डिसाइड करता है अंडर आर्टिकल 239 सब क्लॉज 1 कि उसको क्या डेजिग्नेशन देनी है। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको डेजिग्नेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर की देंगे या चीफ कमिश्नर की देंगे या एडमिनिस्ट्रेटर की देंगे, ठीक है? और एक अंडर आर्टिकल 239 सब क्लॉज 2 में है कि प्रेसिडेंट जो है, जो गवर्नर, मतलब सपोज आप समझिए कि जब पंजाब का जो गवर्नर होता है, वो ही चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है। तो वो प्रेसिडेंट के ऊपर होता है, पावर होती है अंडर आर्टिकल 239(2) कि किसी भी गवर्नर ऑफ अ स्टेट को जो एडजॉइनिंग यूटी है उसका एडमिनिस्ट्रेटर भी बना सकता है। थोड़ा सा लक्षद्वीप के बारे में देखते हैं। ये 36 आइलैंड्स का है, ठीक है? 36 आइलैंड्स। मेन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इसके 3 हैं। एमएनडीवी, एमएनडीवी जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट है, फिर लैकडाइव, और उसके बाद है मिनिकॉय, ठीक है? आप एमएलए के नाम से याद कर सकते हैं। सदर्न मोस्ट है मिनिकॉय, एमएलए। एमएलए याद करना ईजी होता है, जैसे एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ऐसे एमएलए याद कर सकते हैं कि डाउन टू अप अगर हम जाएंगे, साउथ टू नॉर्थ जाएंगे तो एमएलए, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, लक्षद्वीप जो है कोरल ओरिजिन है और सराउंडेड बाय रीफ्स। ये कई बार पूछ लिया जाता है प्रीलिम्स में कि कोरल ओरिजिन आइलैंड कौन सा है हमारा, वो है लक्षद्वीप। और इसके टोटल आइलैंड्स हमने देखे हैं 36 है। 36 में 10 तो हैं जो इनहेबिटेड है। इनहेबिटेड का मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं। 17 जो है अनइनहेबिटेड हैं। और 4 जो है आइलैंड्स हैं। आइलैंड्स मतलब बहुत छोटा छोटा आइलैंड, जहाँ पे ना तो वेजिटेशन हो सकती है ना लोग रह सकते हैं, इतना छोटा आइलैंड है वो। और 5 जो है सबमर्ज्ड रीफ्स है, ठीक है? उसके बाद पेज 2 पे, जैसे हमने कल, आपको याद होगा कल हमने डिस्कस किया था, ब्लैक मार्केट के पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, जिसमें मेडिसिन की बात भी की थी, सब पॉइंट्स डिस्कस किए थे ब्लैक मार्केट के 24th मई के एनालिसिस में।
उसमें जो हमने डिस्कस किया था कि जैसे हम देखते हैं कि एफ्लुएंट लोग जो हैं वो मेडिसिन्स को अपने साथ अपने पास रख लेते हैं एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में, ताकि उनको लगता है कि कल को हमें कोई दिक्कत ना आ जाए, तो वो अपने यहाँ प्रोक्योर करके रख लेते हैं। तो उस केस में आप क्या एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि जैसे मिस्टर गंभीर गौतम गंभीर जो हैं, चाहे हाई कोर्ट ने कहा है कि ये इनका, हम जानते हैं कि वो जेन्युइनली हेल्प करना चाहते थे नेटी को, बट ये एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि मेडिसिन्स जो हैं वो शॉर्टेज में हैं, और तब भी आपने इतनी सारी मेडिसिन्स आपने इकट्ठी कर ली है, जबकि आपको पता है शॉर्ट सप्लाई चल रही है। तो ये इट इज़ नॉट अ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ये गलत है। तो आप ये पॉइंट्स ना, जैसे क्या होता है, मैं आपको बताया था ना कि डेली के कुछ ना कुछ फ़ोल्डर्स आपको मिलेंगे। आपको ये करना होता है, इनको इकट्ठा करना होता है, ताकि आप एक-दूसरे के एग्ज़ाम्पल में यूज़ कर सकें। अब आपको एक जैसे एग्ज़ाम्पल दिया मैंने कि ब्लैक मार्केट का हमने कल पूरा का पूरा डिस्कस किया था, एनालिसिस किया था जो एडिटोरियल पे आया था। उस ब्लैक मार्केट्स के पॉइंट में आप ये मिस्टर गंभीर वाला पॉइंट जोड़ सकते हैं कि कैसे एग्ज़ाम्पल देके कि कैसे मिस्टर गंभीर के घर में ड्रग्स मिले थे। चाहे उन्होंने रखे हुए थे गवर्नमेंट के पास, वो अलग चीज़ है, बट उन्होंने इतने प्रोक्योर भी कैसे कर लिए, यही सबसे बड़ी बात है, जबकि ड्रग्स जो है शॉर्ट सप्लाई में थे। तो आप ये एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं उसमें ब्लैक मार्केट वाले पॉइंट्स में। उसके बाद एक एडिटोरियल पे टूल किट के बारे में था, टूल किट का कुछ नहीं है, ये देखिए ये पॉलिटिकल फाइट है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है कि बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है बीजेपी को। टूल किट क्या होता है, थोड़ा 6 फरवरी के एनालिसिस में 2 1 डेढ़ मिनट का होगा, आप सुन सकते हैं कि क्या है, क्या नहीं। उसके बाद एक एडिटोरियल पे अफ़गानिस्तान इश्यू का था, दोहा डिक्लेरेशन हम ऑलरेडी 20th मार्च के एनालिसिस में बहुत अच्छी तरह देख चुके हैं। इंडिया का क्या स्टैंड है ऑन अफ़गानिस्तान इश्यू, वो 1 अप्रैल के एनालिसिस में देखा था। यही 2 लेक्चर्स आपको इट वुड सफाइस, अभी और डेली के अपडेट्स करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक एडिटोरियल पे था थोड़ा-सा उन्होंने वो वैक्सीन सेकंड पेज पे आपने देखा होगा एडिटोरियल के, सेकंड जो पेज होता है उसपे देखा था कि पूरा दे रखा था कि वैक्सीनेशन कैसे होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए, क्या प्रोक्योरमेंट होनी चाहिए, क्या नहीं। उन सब पॉइंट्स को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आपके मेन्स आएँगे, जब तक बहुत बार सिनेरियो चेंज हो चुका होगा। उसमें जो पॉइंट एक फंडामेंटल पॉइंट है, जो हमेशा एक जैसा रहेगा, वो मैंने इसमें आपको लिखवाया है, वो लिखेगा कि ऑन द वैक्सीनेशन पॉइंट, जो सेंटर स्टेट का डिवीजन ऑफ लेबर है, वो बेस्ट रहता है, जिसमें सेंटर जो है प्रोक्योर करता है वैक्सीन्स और स्टेट करता है एडमिनिस्टर, ठीक है? इससे इफेक्टिव वैक्सीन डिलीवरी होती है, जिससे स्टेट डील कर पाता है फ्रॉम पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स, जैसे हमने केस में देखा था पोलियो के। कि सेंटर प्रोक्योर करेगा वैक्सीन्स और एडमिनिस्टर करेगा स्टेट। तो वो ही फॉलो होना चाहिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम में, जैसे हमने पोलियो के केस में देखा था। बाकी उन पॉइंट्स को नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, दे आर नॉट वर्थ नोटिंग, क्योंकि सिचुएशंस बहुत बार चेंज होगी, जब तक आपका एग्ज़ाम्स आएँगे, तो बार-बार उसको अपडेट नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। एक एडिटोरियल पे पॉक्सो के बारे में था, थोड़ा-सा ये देखते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ भी सकता है, थोड़ा-सा, क्योंकि हिस्टोरिकल अब्यूज़ को लेके हमारे यहाँ पे जुरिडिक्शंस प्रॉपर नहीं है, लॉ प्रॉपर नहीं है, तो देखते हैं इसमें क्या है, क्या नहीं। एक जो फंडामेंटल डिफेक्ट है हमारे प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ के एक्ट में, वो ये है कि हम इनेबिलिटी टू डील विद हिस्टोरिकल केसेस। और जिस हिसाब से इंटरनेशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस बढ़ रही है इस इश्यूज़ पे, और हमें यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड के ऊपर आना है, तो हमें ज़रूरी क्या है इस टाइम, हमें अपने लीगल और प्रोसीजरल मेथड्स टू डील विद हिस्टोरिकल चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ हमें रिवाइज़ करने पड़ेंगे। ये आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, तो जो एग्ज़ामिनर है वो समझ जाएगा कि आप आगे क्या लिखना चाहते हैं। कंक्लूजन में भी मैं बताऊँगा क्या लिखना है, तो उस लिया आर्टिकल से ही है, बट कैसे लिखना है वो आपको सारा आपके इंट्रो से और कंक्लूजन से एग्ज़ामिनर समझ जाएगा कि आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है? हिस्टोरिकल चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ क्या होता है बेसिकली, जो इंसिडेंट्स, वो वाले इंसिडेंट्स जो लेट रिपोर्ट होते हैं। हिस्टोरिकल चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का मतलब होता है जो इंसिडेंट्स लेट रिपोर्ट होते हैं। और हमें एक बात याद रखनी होगी कि हिस्टोरिकल अब्यूसेस जो है इज़ नॉट जस्ट कन्फाइंड टू इंस्टीट्यूशंस, बट ये इंट्रा फैमिलियर भी होते हैं, जिसमें वेयर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड टू रिपोर्ट द ऑफेंस एट द अर्लीस्ट पॉइंट इन टाइम। ठीक है? इसलिए हमें देखना होगा कि हम हिस्टोरिकल जो लेट रिपोर्ट हो रहे हैं, उन पे हम लॉ नहीं बना रहे हैं, जबकि हमें ये देखना चाहिए कि अर्लीस्ट पॉइंट इन टाइम में ये डिफिकल्ट होता है चाइल्ड के लिए रिपोर्ट करना ऑफेंस। और हमारे यहाँ एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल क्या है क्रिमिनल लॉ में, कि एवरी एक्ट ऑफ क्राइम जो है ना मस्ट बी रिपोर्टेड एट द अर्लीएस्ट। और अगर कोई भी डिले हो रहा है फाइलिंग कंप्लेंट जो है, तो वो एक प्रोसिक्यूशन का जो केस है उसको डाइल्यूट कर देता है, उसकी एफिशिएंसी डाइल्यूट कर देता है। और हमारे सीआरपीसी के प्रोविजंस भी यही कहते हैं, जो प्रोहिबिट करते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स को, जो केसेस को नहीं ले सकते बियॉन्ड अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद केसेस को एंटरटेन ही नहीं कर सकते हैं। तो उसमें हम आगे लिखेंगे कि देखिए याद रखिएगा, प्रायर टू द एनैक्टमेंट ऑफ पॉक्सो इन 2012,
हम जो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ का जो भी क्लासिफाई करते थे उसको करते थे बहुत ही एक लेसर ऑफेंस में, सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी। उसमें सिर्फ एक ये था कि ऑफेंस ऑफ आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, उसको हम हार्श उसमें नहीं यूज़ करते थे, बहुत एक लाइटर और लेसर ऑफेंस में यूज़ करते थे जो है सेक्शन 354। और सेक्शन 354 वैसे भी ये कहता है कि अगर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इंसिडेंट अगर आप रजिस्टर कराने जा रहे हैं तो आप रिपोर्टिंग ऑफेंस की नहीं कर सकते, ठीक है। ये बार थी बाय द सीआरपीसी कि अगर आप 3 साल के, क्योंकि सेक्शन 354 में आता था पॉक्सो के आने से पहले, जो भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज था वो सेक्शन 354 में आता था। और सेक्शन 354 में ये कह रखा था कि अगर 3 साल के बाद अगर आप उस इंसिडेंट को रिपोर्ट कर रहे हैं तो वो इट वॉज बार्ड बाय द सीआरपीसी, ठीक है। तो उस सिनेरियो में क्या होता था कि जो 2012 से पहले चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस हुए हैं तो उनको रिपोर्ट करना लीगली इम्पॉसिबल था, ओके। और वो एक लीगल बैरियर पैदा कर देता था अगेंस्ट द रजिस्ट्रेशन ऑफ हिस्टोरिकल चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस जो 2012 से पहले हुए थे, क्योंकि वो किस में आते थे, सेक्शन 354 में आते थे। और सेक्शन 354 में 3 साल के बाद रिपोर्ट करना बार्ड है। अब क्या है कि हमें समझना चाहिए कि जो सर्कमस्टांसेस चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को होते हैं वो नॉर्मल क्रिमिनल ऑफेंस के साथ हम इसको नहीं जोड़ सकते। हमें समझना होगा कि जो डिलेज होते हैं रिपोर्टिंग सेक्सुअल अब्यूज, वो एक वजह है। उसकी वजह क्या है कि एक तो बच्चे को थ्रेट होता है फ्रॉम द प्रिपेरेटर, जो कर रहा है उससे थ्रेट होता है, एक पब्लिक ह्यूमिलेशन का डर होता है, एक ट्रस्ट वर्दी कॉन्फिडेंट का एब्सेंस होती है। और एक थ्योरी प्रपोज की थी एक साइकेट्रिस्ट प्रोफेसर ने, उन्होंने कहा था एक एकोमोडेशन सिंड्रोम का दर्द होता है। एकोमोडेशन सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि जिसमें चाइल्ड जो है उस अब्यूज जो उसके साथ हुआ है उसको सीक्रेट रखता है, किसी को नहीं बताता, सिर्फ इसके लिए क्योंकि कोई भी बिलीव नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, इस पॉइंट को ज़रूर लिखिएगा अपने आंसर में कि बच्चा इस डर से नहीं बताता है कि उसको ये लगता है कि कोई उस पे यकीन नहीं करेगा, इसलिए वो रिपोर्ट नहीं करता या किसी अपने लोगों को नहीं बताता है, विच लीड्स टू एकोमोडेटिव बिहेवियर। और वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक क्या है डिलेड रिपोर्टिंग का, इज़ द लैक ऑफ एविडेंस, ठीक है। किसी भी प्रोसिक्यूशन को एडवांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, किसी पे दावा ठोकने के लिए हमारे को सबसे बड़ी बात है एविडेंस की। और कहते हैं कि 5% चांस होते हैं कि हम फिजिकल या मेडिकल एविडेंस प्रोवाइड कर सकें। और दूसरा क्या है कि इंडिया सफ़र करता है लैक ऑफ प्रोसीजरल गाइडेंस कि कैसे प्रोसिक्यूट किया जाए हिस्टोरिकल केसेस ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। हम देखेंगे, अगर कंपैरिजन करें कि यूके ने एक डिटेल्ड गाइडलाइंस दी हुई हैं जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को प्रोसिक्यूट करने के लिए, टू असिस्ट द पुलिस इन सच केसेस। तो हमें भी ऐसा ही लॉ की ज़रूरत है जिसमें हम भी गाइड कर सकें और असिस्ट कर सकें पुलिस को इन सच केसेस। और हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं फिर बाद में कि जैसे पूर्णिमा का देखा था हमने 2018 में, वो अनसक्सेसफुली ट्राई टू रजिस्टर कंप्लेंट अगेंस्ट हर अब्यूजर आफ्टर डिले ऑफ मोर देन 40 years। 40 साल बाद उन्होंने कराया था। और उस टाइम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने क्लैरिफाई किया था कि कोई भी टाइम लिमिट नहीं लगेगी फॉर पॉक्सो केसेस, ये याद रखिएगा। फिर उसको हम लिखेंगे दिस वॉज अ वेलकम क्लैरिफिकेशन, मगर एंड इट वुड हेल्प, ये हेल्प भी करेगी स्ट्रेंथन करने के लिए हमारी पॉक्सो जूरिस्प्रूडेंस को। मगर क्या है कि फेल करती है एड्रेस करने के लिए जो चिल्ड्रंस के साथ हुआ है बिफोर 2012। अगर किसी चिल्ड्रन के साथ 2012 के पहले सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, वो उसको चीज़ को एड्रेस नहीं कर रही है, क्योंकि हमने देखा है उससे पहले वो आता था 354 में और वो 3 साल तक ही बाढ़ था। तो हम ये कहेंगे कि इसमें कंक्लूजन में ये है कि यूनियन गवर्नमेंट को इस टाइम ज़रूरत है कि फ्रेम करे गाइडलाइंस टू डायरेक्ट इफेक्टिव एंड पर्पसफुल प्रोसिक्यूशन होना चाहिए इन केसेस विच आर नॉट कवर्ड बाय द पॉक्सो, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे, आते हैं पेज 8। पेज 8 पे हमने देखा डायरेक्टर ऑफ सीबीआई की मीटिंग हुई है अपॉइंट करने के लिए। तो अपॉइंट कौन करता है, याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है इन द लोकसभा, एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या कोई भी जज होगा सुप्रीम कोर्ट का अगर वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको नॉमिनेट करेगा। मगर क्या हुआ था, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2014 ने एक चेंजेस किए थे, क्योंकि आपको पता है उस टाइम लीडर ऑफ अपोजिशन कोई नहीं बन पाया था, क्योंकि आपको पता है 1/10 सीट्स चाहिए होती हैं। तो उसमें उन्होंने कहा था कि लीडर ऑफ अपोजिशन अगर नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि या तो साथ में मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर होगा, प्राइम मिनिस्टर के साथ होगा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके अलावा थर्ड जो है, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बन पा रहा तो हम लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा वुड बी मेंबर ऑफ दैट कमेटी, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो सीजेआई, पीएम एंड
लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं भी लिखा होगा ऑप्शन में तो आप लिख सकते हैं लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी। उस वक्त पेज 9 पे था। अब ये देखिए, आप उस पॉइंट के साथ जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के भी हमने पढ़ी है वहाँ पे आप ये ऐड करिएगा कि एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट देखें हम फूड ग्रेन्स का, जबकि हमारे हिंदुस्तान में खुद भी इस टाइम हंगर मचा हुआ है। ठीक है, तो ये शो करता है गवर्नमेंट्स अपैथी टुवर्ड्स द पीपल। ये मत लिखिएगा। देखिए, इट इज़ वेरी हार्ड स्टेटमेंट। ऐसी स्टेटमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए लिखने से। आप ये लिख सकते हैं, ज़रूर ये लिख सकते हैं कि एक्सपोर्ट हो रहा है, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ है और फूड ग्रेन्स का, और हम ये देख रहे हैं कि वाइड स्प्रेड हंगर है ड्यू टू कोविड, तब भी हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है फूड ग्रेन्स का। तो ये थोड़ा सा हमारे को सोचने वाली बात है। ये मत लिखिए गवर्नमेंट सिंपैथी टुवर्ड्स द पीपल, ऐसी स्टेटमेंट्स मत लिखिएगा। आप भी एक गवर्नमेंट सेक्टर में जाने वाले हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने जा रहे हैं, ये मत लिखिएगा इट शोज गवर्नमेंट सिंपैथी टुवर्ड्स द पीपल। डोंट राइट इट। ठीक है, ये राइट टू फूड कैंपेन वाले नहीं दे रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम आप दे रहे हैं, तो ये चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि द सर्ज ऑफ कोविड-19 जो स्प्रेड टू रूरल एरियाज है, लॉकडाउन की वजह से हुआ है, बहुत ज़्यादा उसकी वजह से इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आ गया है, स्पेशली अमंग इनफॉर्मल सेक्टर्स। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग बीमार हुए हैं, अब इलनेस से रिकवर कर रहे हैं और उनके हाई हेल्थ केयर एक्सपेंसेस हुए हैं, जिससे हमने डिस्कस किया था कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का है, वहाँ भी इसको जोड़ सकते हैं आपको। और उस वजह से उनकी जॉब लॉसेस भी बहुत हुई है, वेजेस भी बहुत डिक्लाइन हुई है, तो उस वजह से लोग भूखमरे मर रहे हैं, उनके पास राशन कार्ड भी नहीं है। क्योंकि सेंटर ने जो रिलीफ स्कीम निकाल रखी है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, वो एडिशनल फ्री ग्रेन प्रोवाइड कर रहे हैं, बट ओनली दोस्त हु हैव ऑलरेडी हैव राशन कार्ड्स। और हमें इस टाइम ये देखना चाहिए कि फूड सिक्योरिटी का क्राइसिस जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, और उनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड्स नहीं हैं। तो उनका प्रॉब्लम भी हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस पॉइंट को अब जो अभी हमने फर्स्ट टाइम पे डिस्कस किया था अभी सुप्रीम कोर्ट वाले पे, उसके साथ आप ये लिख सकते हैं अपने पेपर में। ठीक है, ये होता है कि कनेक्टिंग द डॉट्स। उस वक्त एक पेज 12 पे था। थोड़ा सा ये फैक्ट्स हैं, ये याद रखिएगा। एक इंटरनेशनल पेज पे वो बेलारस वाला था, वो नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, वो बस अननेसेसरी है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है उसमें से। याद रखिएगा, एफडीआई की बात हो, एफडीआई हमारा इंक्रीज हुआ है। सिंगापुर हमारा टॉप इन्वेस्टर है, 33% वहाँ से आती है। उसके बाद यूएस से आती है, उसके बाद मॉरिशस से आती है, ये याद रखिएगा। आप ब्रैकेट में ये जरूर लिखिएगा, सिंगापुर, यूएस एंड मॉरिशस, सम करके लिख सकते हैं आपको याद रखने के लिए, सम SUM। उसके बाद आई कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, गुजरात में सबसे ज़्यादा आई है 37%। उसके बाद महाराष्ट्र में आई है 27%, फिर कर्नाटका में आई है 13%। दैट शोज़ कि 77% तो इन 3 स्टेट्स में आए हैं। तो कभी भी आप फ्लाइट ऑफ स्टेट्स की बात हो ना, कि स्टेट्स टू स्टेट्स कंपैरिजन की, तो हम कह सकते हैं कि जैसे अभी हमने बात करी कि स्टेट्स को छोड़ दिया है कि अपने आप वैक्सीन लीजिए, तो कितना ज़्यादा हमारे स्टेट्स में फ़र्क है कि 3 स्टेट्स के अंदर 77% FDI आई है और सिर्फ 23% रेस्ट ऑफ द स्टेट्स में आई है। तो हम सोच सकते हैं कि स्टेट टू स्टेट कितनी वेरिएशन रहेगी हमारे हिंदुस्तान में। तो इसलिए ज़रूरत है कि सेंटर ही प्रोक्योर करे वैक्सीन और एडमिनिस्टर करे स्टेट्स। ऐसे पॉइंट्स को जोड़ा करिए। और किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा आई है, तो याद रखिएगा कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में सबसे ज़्यादा FDI आई है, और उसके बाद फॉलोड बाय द कंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद सर्विस सेक्टर। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर। और किसी ने पूछा था न्यूज़ पेपर कौन सा पढ़ूँ, इंग्लिश का नहीं समझ आता है, तो देखिए नोट्स जो हम बनवा रहे हैं उसमें से नोट्स बनाइए। अगर आप हिंदी की बात करें तो दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर दोनों ही ठीक है, कोई सा भी आप पढ़ सकते हैं, बट नोट्स हम जो दे रहे हैं उसमें से बनाइएगा ज़रूर। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।